अगर हवा है तो 50-55 आ जाएंगी, आंधी है तो 60-65 आ जाएंगी, और अगर सुनामी है तो 70 पार हो जाएगी। एक चीज तो हमने सुनी है कि एक दो सीटें हरियाणा में इंपॉर्टेंट सीटें योगेंद्र यादव के कहने से राहुल गांधी ने दी है, इस तरह की बातें आ रही है। तो पुराना बीजेपी का कार्ड है, हिंदू मुसलमान करो और दूसरा 35-1 करो। हरियाणा में तो 2 कार्ड ही हैं, जाट नॉन जाट, जाट और नॉन जाट। हरियाणा में जाट गैर जाट, मतलब आप पूरे चुनाव की रोटी सेकने के लिए घर में आग लगा रहे हैं। क्या बाबर का बोलेंगे? अरे इनको अकल नहीं है इन लोगों को। ये मेवात वो इलाका है जिसने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो पानी कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में? हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं है। मीडिया से शिकायत की वजह तो सिर्फ एक यही है कि मीडिया का काम नहीं कर रहा है, सरकार के दरबारी का काम कर रहे हैं। बस इतना कह देता कांटे की टक्कर है, बाकी जनता अपने आप संभाल लेती तो 240 के बजाय 180 पे आ जाते हैं लोग। अडानी किस तरह से प्रॉपर्टी इस देश में बना रहे हैं, इसका सच क्यों नहीं बताया जा रहा देश को? क्या आप मानते हैं कि जो लोकसभा में नुकसान अग्निवीर का हुआ तो भाजपा कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाएगी इससे? राव इंद्रजीत यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या इस इलाके की जनता को उनसे इतनी मांग नहीं करनी चाहिए कि राव साहब, जो हमें 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक इस देश की फौज में जो हिस्सा हमें मिल रहा था, कृपया करके उतना बचा दो, यही रेजिमेंट बाद में दिलवा देना। सवाल ये कि कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला क्यों लिया कांग्रेस का? दूसरी भी पार्टियां थी। ये कहना कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, एक तो शुद्ध झूठ है, वो झूठ चलाया गया। मतलब दिक्कत ये है कि इनके झूठ की कोई सीमा नहीं है। राहुल गांधी अगर इंग्लैंड में जाके ये बोलें कि इंग्लैंड का मौसम बहुत अच्छा है तो कहेंगे राष्ट्र विरोधी काम है। अगर कह दें कि यहाँ बारिश बहुत होती है तो कहेंगे कि देखा भारत के विरुद्ध बोला, इंग्लैंड का जाके बोल दिया। कुछ भी इनका तो कोई मतलब नहीं है। एक तो इन्होंने कांग्रेस के परिवारों को ले लिया, चाहे वो सिंधिया परिवार हो, चाहे वो राव इंद्रजीत परिवार हो, जितने भी परिवारों को इन्होंने ले लिया। क्या बीजेपी नियम बना सकती है कि किसी नेता के लड़का लड़की को, उसकी बहू को हम टिकट नहीं देंगे? उछल के कहा था 75 साल के बाद रिटायर कर देंगे, जब दूसरों को रिटायर करना था तो अच्छा प्रधानमंत्री लागू करेंगे इसको? हो सकता है मोदी जी झोला उठा करके चल दें उस दिन जिस दिन वो 75 का फार्मूला आएगा। इंतजार नहीं करना चाहिए हमें टिप्पणी से पहले। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा की राजनीति पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर, देश की राजनीति पर आपसे बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप हरियाणा और महाराष्ट्र से ज़्यादा टच हैं तो इस विषय में बात करेंगे। और पहले आपसे हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा का कई जिलों का दौरा आप कर चुके हैं और अभी भी आपकी जो मुहिम है वो जारी है। तो आपके बारे में हम परिचय दर्शकों को अगर चुनाव विश्लेषक के रूप में दें तो आपको तकलीफ होती है, मैं सुनता रहता हूं आपको, और एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में दें तो अभी आप अपनी पार्टी से थोड़े से कटे हुए से हैं। लेकिन भारत जोड़ो अभियान, तो भारत जोड़ो अभियान के संयोजक के रूप में आपकी इन दिनों पहचान है। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हरियाणा को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, हरियाणा क्या बोल रहा है? शुक्रिया महेश जी। वैसे एक छोटा संशोधन कर दूं, पार्टी से कटा हुआ नहीं हूं। स्वराज इंडिया का निर्देश है कि हमें भारत जोड़ो अभियान बनाना है। अच्छा लगा, तो बिल्कुल उसी निर्देश के मुताबिक काम कर रहा हूं। हरियाणा की जो बड़ी तस्वीर है वो मैं कहता हूं, हरियाणा में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना कि बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में हवा है। दूसरी संभावना कि हवा नहीं, आंधी है। और तीसरी संभावना कि ये सुनामी है। मतलब है जरूर, वहाँ कोई जी भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला बताता। मतलब आपने एक लाइन में ये तो कह दिया कि कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये कोई अब मीडिया में, टीवी में खास तौर पे वो रहता है आखिरी दिन तक सस्पेंस बना के रखना, किंतु परंतु ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन मोटी बात ये है कि इस बार हरियाणा की जनता ने चुनाव शुरू होने से पहले ही मन बना रखा था कि भाई अब बदलाव चाहिए, और उसके कारण बुनियादी है। हम हमेशा सोचते हैं कि चुनाव का फैसला केवल चुनाव प्रचार में होता है, टिकटों में होता है, कई बार होता है, लेकिन वो तब जबकि चुनाव काफी नजदीक का हो। जैसे लेकिन जनता का मन बहुत पहले बन चुका होता है। आप यूं काफी कम से कम आधे चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें चुनाव की घोषणा से पहले जनता मन बना के बैठी होती है। हरियाणा में तो आप यूं समझ लीजिए जनता के मन बनाने की शुरुआत 2019 में हो गई थी।
भाई विधानसभा चुनाव हुआ लोकसभा के बाद, दूसरी पारी मनोहर की जो दूसरी पारी शुरू हुई तो इनको जनादेश मिला नहीं, सीट आई 40 और बीजेपी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें बोल के रातों रात पलट के दुष्यंत चौटाला उनके साथ आ गए। तो ये तो इस सरकार का तो जन्म ही धोखे में हुआ और हरियाणा की जनता की आंख में बात खटक गई। फिर आ गया किसान आंदोलन। अब सरकार बोले कि ये किसान आंदोलन आतंकवादी, खालिस्तानी, देश विरोधी और जनता जिसकी पूजा कर रही जिस आंदोलन की, तो क्या होगा। अब सरकार में और समाज में एक धागा होता है मर्यादा का, वैधता का, जो दोनों को जोड़ता है। जी। वो धागा चुनाव आंदोलन के दौरान टूट गया। जनता को लगा क्या बोल रहे हैं, कौन सा चला रहे हैं। और जो पहलवान लड़कियों का आंदोलन था, महिलाओं का यौन शोषण के विरुद्ध, एक मायने में वो किसान आंदोलन की कंटिन्यूटी थी, जिससे बची खुची वैधता भी इस सरकार की चली गई। ये सारा किसान खिलाफ हुए, जवान खिलाफ हुए और पहलवान खिलाफ हुए। जवान वाला जो मुद्दा, जी जवान वाला जो मुद्दा है वो सिर्फ बेरोजगारी का नहीं है, बेरोजगारी का तो है ही है, अग्निवीर का है। तो इन सब चीजों को जोड़ने से हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले, आप कहिए 1 साल पहले, बिल्कुल स्पष्ट था कि बीजेपी आउट है। इसको बीजेपी ने भी स्वीकारा, मुख्यमंत्री को बदला भी। आप क्यों बदलोगे 9 साल के बाद मुख्यमंत्री को, अगर आपको पता है कि भाई ये तो बिल्कुल आउट हो गया है। अब उसका आंशिक झलक आपको लोकसभा चुनाव के परिणाम में मिली। हम सब लोग जानते थे 1 साल पहले कि भाई बीजेपी हरियाणा से तो आउट हो गई है। लोकसभा चुनाव में मोदी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बीजेपी थोड़ा सा अच्छा कर लेगी, तो 50-50 हो गया। लोक वोटों में भी 46-47 का था, बराबर लगभग आ गए। विधानसभा चुनाव में वो भी चला गया। अब सीधी सरकार के काम की परीक्षा। और देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी की पहली सरकार के बारे में कुछ लोग, और खासतौर पे हमारे इलाके के लोग, कुछ अच्छी बातें कहते थे। बिना खर्ची पर्ची नौकरी की जरूरत। वो बात जो आज मोदी जी, अमित शाह दोहरा रहे हैं, वो आज की नहीं, आज से 7 साल पहले की बात है। तो लोगों को नौकरी मिली, एक बात लोग कहते थे। शुरू में मैंने लोगों को कहते सुना कि भाई भ्रष्टाचार कम हुआ है। लेकिन जो दूसरा इनका राज था दुष्यंत चौटाला जी के जुड़ने के बाद, भ्रष्टाचार, अहंकार और बेहयाई, इन तीनों चीजों के लिए जाना गया है। हम बात को तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में बीच में एक बात आ रही है। जजपा का साथ लिया भारतीय जनता पार्टी ने और बिल्कुल विपरीत विचारधारा के आधार पर दोनों चुनाव लड़े थे। उस समय कोई बेहतर विकल्प क्या हो सकता था? उस समय क्या किया जा सकता था? अगर आप भी राजनीतिज्ञ हैं, पूरी राजनीति को समझते हैं, क्या किया जा सकता था? कोई विकल्प था उस समय? एक नैतिक विकल्प था। मनोहर लाल खट्टर कह सकते थे कि 5 साल मैंने राज किया, आपने मुझे स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है, मैं सत्ता नहीं बनाऊंगा, नहीं आऊंगा, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। बाकियों को कहते तुम बना के देख लो, उनकी वही स्थिति होती जो कि बीजेपी की हुई अंततः। जी। तो एक नैतिक, तो वो बड़ा कद ऊंचा हो जाता, कद ऊंचा होता। हाँ भाई, गलत, आपने वो नहीं किया। और जनता के मन में शायद आता कि यार 40 दिन कम दी, चलो 5 और दे देते तो वो हो जाता, कहीं ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन वो बिल्कुल नहीं, अनैतिक गठजोड़ किया, अनैतिक था। और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी ने जो किया वो तो सारी दुनिया जानती है, जिसके कारण आज उनकी वो अवस्था है। मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुनते हैं नंबर 3-4 पे चल रहे हैं, जीरो बता रहे हैं, कोई बिग जीरो की बात कर रहे हैं। आप 1-2 की संभावना देख रहे हैं ना? जजपा के लिए नहीं, इनेलो को 2-4, इनेलो को 1-2-4 आ सकती हैं सीटें, उसका एक अपना आधार है। जजपा तो बिल्कुल, मतलब जब दुष्यंत चौटाला पहले 2 में नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो कौन उनकी पार्टी में आएगा? तो ये तो मोटी तस्वीर आपको, ये तस्वीर लोकसभा में बराबरी का मुकाबला था। विधानसभा आते आते जो लोकसभा के 1-2 फैक्टर इनके लिए काम करते थे, चाहे वो मंदिर का हो, नरेंद्र मोदी का हो, राष्ट्रीय मुद्दों का हो, वो सब गए हट। और अब शुद्ध हरियाणा सरकार की परीक्षा। नायब सिंह सैनी बाद में आए। आमतौर पे लोग खट्टर जी की तुलना में नायब सिंह सैनी को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मैंने देखा है। और आके उन्होंने कुछ हाथ पांव हिलाए भी हैं, कुछ घोषणाएं भी की हैं। लेकिन ये सब मतलब मरे हुए आदमी को दवा देने वाला मामला है ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये चुनाव ऐसा है जिसमें शुरू से ही जनता ने मन बना लिया है। बाद में आप आके कहेंगे भाई इनके मैनिफेस्टो में ये कमी थी, उसके मैनिफेस्टो में ये था, ये टिकट ऐसे ना देते तो वैसे दे लेते, कैंपेन यहाँ से शुरू ना करते वो कर लेते। ये सब बिल्कुल, ये इस चुनाव में ये सब बहुत छोटी बातें हैं। इससे तय ये होगा जो मैंने शुरू में कहा कि भाई हवा है
कि आंधी है कि सुनामी है, वो हो सकता है इन चीजों से तय हो जाए, जी जी। है ना, ये जो चीज। लेकिन कुल मिला के अब कांग्रेस की बारी है। ये कहने के लिए आपको कोई सेफोलॉजी नहीं चाहिए, कोई काला जादू नहीं चाहिए। सड़क पे किसी मूंगफली वाले से पूछ लो भाई किसकी सरकार बन रही है, वो बता देगा। लेकिन एक बात है, हम जब भी ये देखते हैं, जैसे आपने 2014 की पारी की बात करी कि उसमें कुछ अच्छा हुआ था, 2019 में कुछ अच्छा नहीं कर पाई, तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण तो अब कर ही रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अब उस गठजोड़ से जो नुकसान हुआ उसको लेकर के अब अमित शाह भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मामन जैसे विधायक स्तर के नेता की मोदी बात करते हैं, बिना नाम लिए बात करते हैं बेशक, लेकिन चुनाव का जो एजेंडा है वो हिंदुत्व की ओर मोड़ा जा रहा है। बाबर की बातें की जाती है, हेमंत बिस्व शर्मा को बुलाया जाता है, योगी को बुलाया जाता है, और जो उनकी जो भाषा की जो धार है, जो आप हमेशा से देखते रहे हैं, वही धार आ रही। क्या भाजपा इस चुनाव को हिंदू मुसलमान का जो उनका कई बार आरोप लगाती रही कांग्रेस, उस तरफ ले जा रही है चुनाव को? मरता क्या ना करता, बीजेपी वालों को दिख तो रहा है कि चुनाव में क्या स्थिति है। अब ऐसे में क्या करेंगे? जो पुराना बीजेपी का कार्ड है, हिंदू मुसलमान करो और दूसरा 35-1 करो। हरियाणा में तो 2 कार्ड ही हैं, जाट नॉन जाट, जाट और नॉन जाट के अंदर करो। अब आप देखिए, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, देश के हित में, देश के लिए ये। अरे भाई, देश के हित में चीजें करनी दो बंद, बस सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करवाना छोड़ दो, देश का हित बहुत ज्यादा हो जाएगा। हरियाणा में जाट गैर जाट, मतलब आप पूरे चुनाव की रोटी सेकने के लिए घर में आग लगा रहे हो। ये काम कर रही है बीजेपी। मुझे नहीं पता इन्होंने बाबर का क्या बोला, वही बोल के गए, बाबर के बारे में ही बोल। क्या बाबर का बोलेंगे? अरे इनको अकल नहीं है इन लोगों को। ये मेवात वो इलाका है जिसने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन लोगों को तो इतना इतिहास भी नहीं पता, क्या आके हरियाणा में बोलेंगे बाबर के बारे में। और खेल वही है हिंदू मुसलमान का करना। हिंदू मुसलमान हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप करोगे? 8-10 में कर लोगे, इससे फालतू तो है ही नहीं। बाकियों में जाट नॉन जाट का ये वो कहते हैं ना, काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ती। चढ़ा ली एक बार, एक चुनाव जीत लिया, तो अब लोग समझ गए हैं जाट नॉन जाट भी नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम भी नहीं चलेगा, एक हद से ज्यादा नहीं चलेगा। कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो जाता है स्थानीय स्तर पे, 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हो जाएगा। लेकिन जो मोटा मैं देख रहा हूं, जिन इलाकों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में। ये दक्षिण हरियाणा है और अपना जीटी रोड का इलाका है। दोनों तरफ बीजेपी के वोट बहुत तेजी से गिर रहे हैं। तो मतलब मोटा परिणाम है। सीटों की भविष्यवाणी मैं करूँ ना, और अब आप अगर हवा है तो भाई 50-55 आ जाएंगे, अगर आंधी है तो 60-65 आ जाएंगे, सुनामी है तो 70 से ऊपर चले जाएंगे। योगेंद्र जी, हरियाणा के इश्यूज पर बात करते हैं। अब की बार मैं देख रहा हूँ जो पानी का मुद्दा था, SYL का मुद्दा था, 50 साल से मैं देखता सुनता आ रहा हूँ, यही चलता रहता है। यहाँ पर धान और ईख पैदा होनी चाहिए, सब पार्टियां करती रही है। अब उस मुद्दे पर मौन थी, लेकिन जब से भगवंत मान आए हैं, केजरीवाल के दौरे शुरू हुए हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा में, तो यहाँ के जो भाजपा के नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा के हक का पानी दे। तो पानी कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में? हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं है। भाई बीजेपी किस मुंह से बोलेगी? प्रधानमंत्री ने क्या एक मीटिंग की पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को बैठा के ये कहने की कि चलिए ये मुद्दा है, इसको सुलझाते हैं? मैं राष्ट्रवाद की परीक्षा इससे नहीं होती कि आप राष्ट्र सब टीवी स्टूडियो में कितना जोर से बोलते हैं या आप लाल किले से बोलते हैं। राष्ट्र की परीक्षा तब होती है जब आप अपना क्षुद्र स्वार्थ छोड़ के देश के हित में कुछ बड़ा काम। ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बिठाना तो चाहिए। क्यों नहीं करते? कर्नाटका तमिलनाडु का विवाद है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। पंजाब हरियाणा का विवाद है, बीजेपी की पंजाब यूनिट बिल्कुल एक स्वर में बोलती, लेकिन भाषण में पानी राष्ट्रीय संपत्ति होता है। बीजेपी की हरियाणा यूनिट एग्जैक्टली उल्टा काम करती है। प्रधानमंत्री किसी को बोलते नहीं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे कर रहे हो भाई, राष्ट्र सबसे ऊंचा, राष्ट्र सर्वोपरि। अरे भाई, उसकी परीक्षा इन चीजों में होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है तो अपनी पंजाब यूनिट को थोड़ा बंद करवाओ, उनसे बात करो। और मैं बताऊं आपको सही बात, ये कोई सरकार नहीं सुलझाएगी, ये अंततः समाज को सुलझाना होगा। हम हरियाणा और पंजाब वाले हैं एक दूसरे के नेबर। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, रिश्ते पड़ोसी नहीं बदलता कभी भी आपका। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हरियाणा के पक्ष में है,
25 साल से लागू नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सोचिए, जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लागू नहीं हुआ है। लागू कर और दो बार हरियाणा में दिवाली मना दी गई राजनीतिक स्तर जी, सब खेल हो कि भाई पक्ष में आ गया। उन्होंने पंजाब में भी वो नहर को पटा दिया, हाँ, ये पटा सब दिया। काम कर दिए। तरीका सिर्फ यही है कि किसी को राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए हरियाणा और पंजाब के किसानों को साथ बैठा के बात करनी होगी। मैं इस विषय पे लिख चुका हूं, लोगों को पसंद नहीं आया। मैंने कहा हरियाणा अपनी मांग थोड़ी सी कम कर ले, लेकिन कहे कि जो देना है अब दे दो, 50 साल बाद मत दो मेरे को। 25 साल तो और हो लिए, 25 और हो जाएंगे, क्या मिलेगा? लेकिन मिल बैठ के सुलझ। और पंजाब को ये कहो कि आपको बेगी पंजाब को अब कुछ खास पानी के इस्तेमाल की पंजाब के किसान को पिछले 50 साल से आदत पड़ गई है। अब आप किसी के मुंह से बोतल आप छुड़वा नहीं सकते, है ना। मगर इसके अलावा काफ़ी पानी है जो बचता है, उस पानी का ठीक से इस्तेमाल कर लिया जाए। हरियाणा को 100 नहीं तो चलिए 75 आप उसको दे दीजिए, लेकिन आज दे दो जो मिल सकता है। इस पे समझौता बन सकता है। एक बात आपके नोटिस में है, हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच अभी कुछ दिन पहले एक समझौता हुआ है, नई जो भजनलाल सरकार आई है, कि वो जो हरियाणा है राजस्थान को पानी देगा। हालांकि वो उसमें ये है कि वो बाढ़ का जो फालतू पानी है वो दिया जाएगा, इस तरह का समझौता हुआ है। मैं दूसरी बात करता हूं, आज भी सतलज का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जबकि और ये कोई दोस्ती के नाते नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत के हिस्से में सतलज का पूरा पानी है। भारत चाहे तो एक बूंद पानी पाकिस्तान में ना जाए। पंजाब रेपेरियन स्टेट है, पानी उधर से ही जा रहा है। जी 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 जी। तो इसलिए वहां से पानी वो जो इसमें तो कोई पंजाब हरियाणा का विवाद नहीं है ना, वो पानी तो जा रहा है, उस पानी को क्यों नहीं बचा सकते? और काफ़ी कुछ पानी है जो आज इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल जो झूठी राजनीति है वो छोड़ के ईमानदारी से किया जाए, बहुत बड़ा मुद्दा। वो किया जा सकता है। हरियाणा का जो नहरी ढांचा है वो तो इंटीग्रेटेड है जी। और दूसरा, इस तरह की बातें कहना बिल्कुल बंद करें कि इस इलाके में धान लग सकता है, ईख लग सकती है, बिल्कुल झूठी बातें। और जो कह रहा है वो बरगला रहा है लोगों को। इस इलाके में लोगों को पीने का अच्छा पानी मिल सकता है। इस इलाके की जो फसलें हैं, हमारा बाजरा है, गेहूं है, सरसों है, कुछ दाल हैं, वो ठीक से लग सकती हैं। योगेंद्र जी, मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूँ जो मौजूदा मीडिया की जो मौजूदा स्थिति, इसे लेकर के आप अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं। कहेंगे कि 50 साल बाद जो लोग आएंगे, पीढ़ियां हैं, वो पूछेंगे जो मीडिया से शिकायत की वजह क्या है। मुख्य धारा के मीडिया पर आप बोलते रहे हो जो माने आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं स्थिति। मीडिया से शिकायत की वजह तो सिर्फ एक यही है कि मीडिया का काम नहीं कर रहा है, सरकार के दरबारी का काम कर रहे हैं। और ऐसी बात सिर्फ मतलब सत्ता की चाटुकारिता कोई नई बात नहीं है। पत्रकार दोनों तरह के रहे हैं, थोड़ा चाटुकार भी रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ईमानदार भी रहे हैं, है ना। पहली बार देश में, शायद दुनिया में हो रहा है कि सारे का सारा मीडिया विपक्ष के पीछे पड़ता है। पढ़ना सत्ता पक्ष के पीछे चाहिए, सत्ता पक्ष के पीछे पड़ना, उसके सवाल पूछना, उसकी खबर रखना तो पत्रकारिता का आदर्श है। चलिए आदर्श से 2 कदम नीचे उठ गए। ये कहाँ का दुनिया का नियम है कि आप विपक्ष को टारगेट करो, जो कि पूरे मीडिया ने किया। 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान के मीडिया का जो चरित्र उभर के आया है, वो इस देश के नहीं दुनिया के इतिहास में मीडिया की टेक्स्ट बुक में लिखा जाएगा। जो 80 इंटरव्यू इन्होंने नरेंद्र मोदी के किए हिंदुस्तान की मीडिया ने, और ये कहते हुए तो इलेक्शन तो डन डील है जी, ये तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है जी, 400 पार है जी, ये सब करते हुए अगर मीडिया नैरेटिव सेट कर दिया गया हर वक्त। और जो बेचारे बीजेपी को वोट नहीं दे रहे थे वो भी कहते जी फिर आएगा तो मोदी ही, क्योंकि मीडिया ने बना रखा था। अगर इस देश की जनता को पता लग जाता चुनाव से पहले, अगर इस देश का मीडिया सिर्फ देश में दूसरी सरकार होती, अगर मीडिया इतना कह देता कि भाई कांटे की टक्कर है, जो कि थी, बस इतना कह देता कांटे की टक्कर है, बाकी जनता अपने आप संभाल लेती, तो 240 के बजाय 180 पे आ जाते ये लोग। तो इसमें देखिए, या बिल्कुल झूठे मुद्दे चलाने में, या जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला स्कैंडल हो रहे हैं इस देश में, उनकी रिपोर्ट ना करने में। ये सेबी में हो क्या रहा है, अडानी किस तरह से प्रॉपर्टी इस देश में बना रहे हैं, इसका सच क्यों नहीं बताया जा रहा देश को।
तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे को कोई मीडिया से क्या परहेज हो सकता है, मेरे मित्र हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन और इसके लिए पत्रकार को सामान्यतः दोष नहीं देना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ हिंदुस्तान का पत्रकार उतना ही ईमानदार है जितना हिंदुस्तान का अध्यापक या हिंदुस्तान का डॉक्टर। पत्रकार जिस मालिक के तहत काम कर रहा है, उस मालिक की गर्दन इस सरकार ने पकड़ रखी है कि भाई ये करो, नहीं तो अंदर, नहीं तो तुम्हारी जो माइन है, कोल माइन है, नहीं तो तुम्हारा जो दूसरा धंधा है, तुम्हारी जो इंडस्ट्री है, तुम्हारा जो रियल एस्टेट है, उसके ऊपर छापा मारेंगे। मालिक डर के मारे वो काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल खुल्लम खुल्ला खेल है। अच्छा, हम इश्यूज पर चल रहे थे, पानी के मुद्दे पर हमारी डिस्कस हो गई। 2 इश्यूज जो इसमें देख रहे हैं, वैसे तो आपसे पूछेंगे और क्या क्या है। एक अग्निवीर का इश्यू है। अमित शाह हरियाणा का दौरा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी सफाई अग्निवीर पर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पक्की नौकरी अग्निवीरों को देगी जिसमें पेंशन भी होगी, तो ये दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जो लोकसभा में नुकसान अग्निवीर का हुआ तो भाजपा कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाएगी इससे? डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। और अग्निवीर का जो उन्होंने कह दिया है कि सबको नौकरी देंगे, उसका कितना असर पड़ेगा? मजाक की बात है। आप जो नौकरी मिल रही थी वो तो दूना है ना, कि जो तुम्हें 20 साल की नौकरी मिल रही, जिसमें पॉसिबिलिटी क्लियर है, वो तो कर दी मैंने ठेके की नौकरी 4 साल की, और अब कह रहा हूं कि ना बाकी 16 साल से नहीं, तेरे को बाकी 26 साल की नौकरी दिलवाऊंगा। मतलब कोई तुक बनती है क्या बात की भाई साहब? वो जो 4 साल की नौकरी आपने कर दी, जो 20 साल वाली, उसी को वापस 20 का कर दो बस, और ना चाहिए, है ना। वो पक्की दिलवाएंगे, पेंशन दिलवाएंगे, जितना ये कह रहे हैं उससे मुझे विश्वास होता जाता है कि इनको पता है कि अब इनकी सरकार नहीं बनने वाली। अब तो चांद पे पहुंचा देंगे अग्निवीरों को, हर अग्निवीर को चांद पे सैर करवाएंगे, कुछ भी बोल दें, क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो बननी नहीं है। अग्निवीर की जो इस इलाके के लिए हमारी पहले भी बात हुई थी, मैंने कहा था ये दक्षिण हरियाणा के लिए विशेष सिग्निफिकेंस है। दिक्कत यह है कि हमारे इलाके में इतनी अभी भी जागरूकता की कमी है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा। बातें होती हैं अहिर रेजिमेंट, बा उठ गए चल दिया, हाँ जी अहिर रेजिमेंट। अरे जो आज आपको मिल रहा है वो तो बचा लो, पहले उसके लिए लड़ो। राव इंद्रजीत यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या इस इलाके की जनता को उनसे इतनी मांग नहीं करनी चाहिए कि राव साहब, जो हमें 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक इस देश की फौज में जो हिस्सा हमें मिल रहा था, कृपया करके उतना बचा दो, अही रेजिमेंट बाद में दिलवा देना, है ना। सच बात ये है कि हरियाणा देश का 2% है, लेकिन देश का लगभग 10% रिक्रूटमेंट हरियाणा से होता है। हर साल फौज में औसतन हरियाणा के 4,500-5 हजार जवान रिक्रूट होते थे परमानेंट नौकरी। जी जी जी। जिसमें से कोई 1,500-2 हजार के करीब यहाँ अपने दक्षिण हरियाणा के 2 सेंटर से रिक्रूट होते थे। एक अपना दादरी में है, दूसरा इधर गुड़गांव में है, यहाँ से रिक्रूट होते थे। अब एक बात तो सारी दुनिया को पता लग गई कि पक्की नौकरी जो है कच्ची हो गई। दूसरी बात जिस पे आज भी चर्चा नहीं हो रही है वो ये है कि वो 1,500 घट के 500 से नीचे रह गई हैं। इस इश्यू को उठाना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, इससे क्यों जवाब नहीं पूछते? दिक्कत यह है कि इस इलाके में इतनी राजनीतिक जागरूकता की कमी है कि कोई इनसे पलट के ये नहीं पूछ सकता कि भाई बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतना न्यूनतम आप करवा नहीं सकते। तो ये तो जो अग्निवीर का मुद्दा है, ये दक्षिण हरियाणा के साथ और रेवाड़ी के साथ, ये वो रेवाड़ी है जहां से नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री की यात्रा को आरंभ किया था। पहली रैली 2013 में यहाँ पे हुई थी। 13 सितंबर को डिक्लेयर हुआ था, 15 को यहाँ रैली की। यहाँ पे इन्होंने 15 सितंबर की रैली से शुरुआत की थी। उस रेवाड़ी को जहां से आपने यात्रा शुरू की, उस दक्षिण हरियाणा को जिसके 120 फौजियों ने रेजांगला की युद्ध में अपनी शहादत दे के पूरे देश के लिए एक प्रतिमान बनाया, फिल्में एक नहीं गई, कई फिल्में उस पे बन रही हैं, उस हरियाणा, दक्षिण हरियाणा को आप ये सजा दे रहे हो। उसकी संख्या घटा दी आपने, उसके पक्की नौकरी खत्म कर दी और आके ऊपर अब लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो। शर्म नहीं आती? चलिए, अग्निवीर के अलावा एक इश्यू जो है पोर्टल का, जो पोर्टल की सरकार बोल रही है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो पोर्टल जो है उसको सीमित करेंगे, सुधार करेंगे या खत्म कर देंगे। बहुत सारे नेता ये बोल रहे हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है? प्रॉपर्टी आईडी
परिवार पहचान पत्र और जो आइडेंटिटी ज़मीनों वगैरह की है, इसका जो भू राजस्व का जो प्रयास किया गया मनोहर सरकार के समय, उस पर अभी नायब सैनी सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ यू टर्न भी लिया है। आप क्या मानते हैं, जो पोर्टल की सरकार का नारा चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक होगा? और दूसरी बात यह है कि क्या पोर्टल की सरकार के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था, भाजपा समझा नहीं पाई या जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया था? आपका विश्लेषण क्या है इस पर? देखिए, नुकसान तो हो रहा है बीजेपी को, बिल्कुल। घर घर में लोग कह रहे हैं कि ये फैमिली आईडी, हर एक को शब्द आ गया, जैसे आधार सबको समझ आ गया था, फैमिली आईडी। और दिक्कत ये हो रही है कि भाई हमारे बच्चे का नाम किसी दूसरी फैमिली में डाल दिया, मेरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम कर दी, ये सब। देखिए, मैं नहीं मानता कि विचार बुरा था। आज जरूर राजनीति में कह दिया जाएगा विचार बुरा था। किसी ने भी ये प्रयास किया हो कि इन सारी सूचना को संग्रहित करके एक जगह पे रखा जाए, अपने आप में बुरी बात नहीं है। समस्या ये थी कि इसको अनिवार्य बना दिया गया। अनिवार्य बनाने से और इसको जो न्यूनतम कामों की शर्त के रूप में बना दिया गया कि ये करने के लिए फैमिली आईडी लाओ, फला चीज़ के लिए फैमिली आईडी लाओ। अब जिसका बेसिक मतलब ये है कि जो गांव की जनता है, अगर उसके पास 4 पैसे हैं भी, तब भी उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट पे जाके चीज़ों को करने की सुविधा नहीं है। और ये जो फैमिली आईडी वगैरह के अंदर कौन सा सच होता है? मेरे से 3 बार किसी टीचर का फ़ोन आया, जी कौन बोल, जी आपके ये है जी, ये है जी, बताइए आपका कितनी तनख्वाह है। मैं कुछ भी लिखवा देता, उसमें क्या फ़र्क पड़ता था? तो ये इससे क्या, फिर उनको फिर पता लगता है, फिर उसको ठीक करवाते। हाँ, मैंने सही बता दिया। कोई चाहे तो मैं कह सकता था कि मैं तो 10,000 भी मेरी महीने की आमदनी नहीं है जी, मैं तो फाके में गुजारा करता हूँ, वो लिख लेते। तो दिक्कत ये है कि इस देश में जो ऑनलाइन की दुनिया है और जिस दुनिया में इस देश के प्रदेश के सामान्य लोग रहते हैं, ये 2 अलग दुनिया है। आप इसका अंतर कम करना चाहते हो, अच्छी बात है। आप फसल के लिए किसान का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, बुरी बात नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेवारी बेचारे किसान की नहीं है, ये आपके विभाग की जिम्मेवारी है। विभाग करे, विभाग के अधिकारियों को दोष दीजिए, विभाग के अधिकारियों को सजा दीजिए कि आपने क्यों नहीं किया। तो ये सारा काम उनका होना चाहिए। और उसके क्योंकि विभाग के लोगों ने किसी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं किया या आपके विभाग के लोग किसी फैमिली आईडी को ठीक से नहीं बना पाए, उसकी सजा उस फैमिली को नहीं मिल सकती। दिक्कत ये है, यहाँ सारी समस्या हुई है। अभी किसान पर बात करते हैं। आपने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है, बहुत सारे किसान संगठनों को आपने एकजुट भी किया था। अभी विधानसभा चुनाव में किसान राजनीति के केंद्र में कितना है? भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करके आई है, कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, एमएसपी की गारंटी कांग्रेस ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ये वादा कर रही है कि अधिक से अधिक फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं और खरीदेंगे। वो गारंटी सबसे भाजपा शायद बच रही है। आपका क्या दृष्टिकोण है इस बारे में? एक बात तो तय हो गई, बाकी जैसे मैंने कहा, कोई मैनिफेस्टो से चुनाव ना जीता जाएगा ना हारा जाएगा। ज़्यादातर लोगों को आप सड़क पे जाके पूछ लो, उन्हें पता भी नहीं है कि मैनिफेस्टो क्या है। जी जी। एक बात हो गई है कि बीजेपी ने जो प्रमुख मुद्दे थे उन्हें मान तो लिया है कि भाई हाँ मुद्दे हैं। अग्निवीर के ऊपर आप सफाई दे रहे हो, इसका मतलब आप मानते हो कि अग्निवीर इस इलाके का। एमएसपी की बार बार बात, एमएसपी की आप बार बार बात करो, किसान यही तो कह रहा था मेरे को एमएसपी चाहिए। तो बीजेपी को ये तो समझ आ गया है कि ये मुद्दे थे जिन पे आप आंख मूंद रहे थे, जिन पे आप चादर से ढक रहे थे, वो सब मुद्दे आ गए और आपको मानना पड़ा कि हरियाणा के सच्चे मुद्दे हैं। अब उस पे आप एक वायदा कर दो, दूसरा कर दो। सच बात यह है कि बीजेपी हमेशा इस पे दो मुही बातें करती है। कहते एक तरफ ये हैं कि भाई एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन कौन सी एमएसपी दे रहे हो? बीजेपी का दरअसल जो उनके दावों के पीछे सच है वो ये है कि एमएसपी की घोषणा सरकार साल में 2 बार कर रही है और वो एमएसपी जो सरकार द्वारा घोषित A2FL कॉस्ट है उसकी 1.5 गुना है। ये तो है सच्चाई। जी जी। दूसरी इसकी सच्चाई ये है कि घोषणा के बाद इस घोषणा का कोई अता पता नहीं है। सिर्फ गेहूं और धान को छोड़ दो तो बाकी किसी में बाजरा, बाकी तो वैसे ही शॉर्ट रहती है फसलें, वो तो जो नहीं था, वो बहुत नीचे भी बिकती हैं फसलें। हाँ, नीचे बिकती है। सरसों, हमारी बाजरा भी जाती है। अभी मध्य प्रदेश में क्या चक्कर चल रहा है, सोयाबीन इतना नीचे बिक रही है। जहां पे असली एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी का मतलब ये है, किसान को एमएसपी एक वायदा है कि भाई देख, धान में 2320 रुपया रखा, तेरे इससे ऊपर मिले तेरी किस्मत, इससे कम मिले तो मेरे पास आ जाइयो। मतलब तो ये होना चाहिए। जब कम मिलने लगता है
तब सरकार दिखाई नहीं देती है ना। फिर हाँ, एमएसपी का बिल्कुल। क्या मतलब है? जो देखिए गेहूं में और धान में सरकार धान का खरीद लेती है कोई 40% और गेहूं की कोई 35% सरकार खरीदती है। दाल में कितना खरीदती है पता है आपको? 1% भी नहीं है दाल की प्रोक्योरमेंट, आधा %। कागजों में लिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब वो एग्जैक्टली कह दिया 23 फसलों की एमएसपी। भाई साहब आप खरीद कहाँ पे रहे हो? बाजरे की नहीं है प्रोक्योरमेंट, दाल की प्रोक्योरमेंट नहीं। बाजरे में उनके पास एक तर्क तो है कि कांग्रेस सरकार की तुलना में हमने ज़्यादा बाजरा खरीदा, और ये फैक्ट भी है, और बाजरे का भाव भी उन्होंने उससे ज़्यादा दिया। और इसका जब हम जाते हैं मैदान में, फील्ड में उतरते हैं, तो ऐसा दिखाई भी देता है। बाकी फसलों के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। 3 साल अच्छा हुआ और मैंने उसकी प्रशंसा में लिखा। जी जी। मैं दो नंबर के काम नहीं करता साहब, मैंने बाकायदा, आप देखिएगा बीजेपी सरकार बाजरा प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी लेके आई थी, जिसमें ये था कि जितना डिफरेंस है उसके हिसाब से सीधा किसान के अकाउंट में हम भावांतर के जी जी। उसका मैंने समर्थन किया, उसके पक्ष में लिखा। अगले साल उन्होंने बंद कर दी वो वाली स्कीम, क्योंकि जेब से पैसा, किसान के मतलब जेब से मुझे कुछ पैसा ना देना पड़े, खाली डायलॉग से किसान का पेट भर जाए, तो बीजेपी से भरवा लो आप जितना मर्जी। क्यों बंद कर दी भाई स्कीम? इतनी अच्छी आपकी स्कीम थी, क्यों नहीं आपने उसको लागू किया? दिक्कत यही है कि किसान के लिए इनका दिल नहीं है। और सिर्फ ये एमएसपी की बात नहीं है भाई साहब, किसान से पूछो कि भाई आपको खाद और बीज ठीक क्वालिटी का मिल जाता है या उसके अंदर गड़बड़ मिल रही है? इतना परेशान रहता है, कीटनाशक और खाद, इन दोनों की क्वालिटी से किसान परेशान है। दोनों की अवेलेबिलिटी नहीं है, जब चाहिए तब नहीं मिलता, और कहते हैं ये कट्टा लेगा तो साथ में फला चीज लेनी पड़ेगी। बिल्कुल इलीगल काम है सारे, कंडीशन लग जाती है। दिन रात हुई खेल चलते रहते हैं। तो इसलिए किसान जो है ना, अब छिक लिया, किसान कह रहा है बस अब बहुत हो गया। हमारी पत्रकार साथी रास्ते में चर्चा कर रही थी, वो चर्चा मैं आपसे शेयर करता हूँ। शैली शर्मा कह रही थी कि योगेंद्र जी स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं, दूसरी पार्टी में हैं, कांग्रेस का खुल करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो उनकी वजह मैंने कहा पूछ लेना। तो हम आपसे सीधे पूछते हैं कि मैंने शुरू में ही आपको बोला ये स्वराज इंडिया, हमारी पार्टी स्वराज इंडिया है। मैं तो कांग्रेस की सभा में शुरुआत ही कहता हूँ मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ जी, है ना। मैंने तो करनाल में शुरुआत ही इससे की, ना कांग्रेस का मेंबर हूँ। कांग्रेस के विरुद्ध मैंने जमीन पे आंदोलन किए हैं, आगे जरूरत होगी तो करूंगा, ये कह के मैं बात शुरू करता हूँ। तो कोई छुपी हुई तो बात है ही नहीं इसमें। स्वराज इंडिया पार्टी ने लिखकर ये फैसला किया। सवाल ये कि कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला क्यों लिया? कांग्रेस का, दूसरी भी पार्टियां थी। हाँ नहीं, केवल कांग्रेस का नहीं किया भाई साहब। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी दोनों के अंदर टकराहट थी, हमने वहां टीएमसी का समर्थन किया है, कांग्रेस का नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस वहां बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। मतलब बेस ये है कि जो भाजपा को हरा सके। हमारा इस वक्त ये हमारी समझ थी कि 2022 में जब हमने रेजोल्यूशन लिया, हमारी समझ थी कि देश के अस्तित्व को खतरा है, कि बीजेपी आरएसएस ये हिंदू मुसलमान करके इस देश के अंदर सीधे सीधे इस देश की जड़ उखाड़ने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान को तार तार करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में हम कहें भाई मेरी एक सीट मिल जाए, मेरा ये हो जाए, ये तो बहुत छोटी बात हुई। जो राष्ट्रवाद मैंने कहा ना, जी जी, इतना नाम वाम हमारा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा राष्ट्रवाद हम भी करते हैं कि देश आगे बाकी सब चीज पीछे। और इससे हमें नुकसान हुआ, हमारे संगठन को नुकसान हुआ, हमारे साथियों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप देश के लिए, एक बड़े संकल्प के लिए कुछ नुकसान नहीं झेल सकते, फिर आपकी राष्ट्रवाद की बातें सारी खोखली हैं। योगेंद्र जी, नैरेटिव सेट करने में ना सभी दल माहिर होते हैं, लेकिन एक बड़ा मज़ेदार वो है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर के भाजपा ही जो नेता हैं, अमित शाह आए, चाहे मोदी आए, चाहे दूसरे जो भी लीडर आते हैं, वो एक वाक्य बोलते हैं कि राहुल गांधी को आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि जैसे राहुल गांधी अमेरिका में आरक्षण को लेकर के कह के आए हैं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे। इन आरोपों को या इनकी सफाई में बड़ी ऊर्जा नष्ट करनी पड़ रही है, कांग्रेस को भी, सबको बार बार बताना पड़ रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं कामयाब हुई कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ के नाम पर, संविधान की रक्षा के नाम पर जो नुकसान हुआ था, ये बात बिल्कुल नहीं चली। जो अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण वाली बात है वो बीजेपी ने चलाई है, और वो एक सच्चा मुद्दा है जो चला भी है। ये कहना कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, एक तो शुद्ध झूठ है, वो झूठ चलाया गया।
मतलब दिक्कत ये है कि इनके झूठ की कोई सीमा नहीं है। राहुल गांधी अगर इंग्लैंड में जाके ये बोलें कि इंग्लैंड का मौसम बहुत अच्छा है तो कहेंगे राष्ट्र विरोधी काम है। अगर कह दें कि यहाँ बारिश बहुत होती है तो कहेंगे कि देखा भारत के विरुद्ध बोला, इंग्लैंड का जाके बोल दिया। कुछ भी इनका तो कोई मतलब नहीं है। कहा क्या था राहुल गांधी ने कहा, उनसे पूछा गया कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा जब हिंदुस्तान एक फेयर सोसाइटी बन जाए तब समाप्त हो जाना चाहिए। मैं भी ये कहने को तैयार हूँ कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किस स्थिति में होना चाहिए, सवाल ये है वो स्थिति अभी दूर दूर तक नहीं। इस देश में अगर आप एक सर्वेक्षण करें और आपको पता लगे जितने ब्राह्मण ग्रेजुएट हैं उतना ही दलित ग्रेजुएट है, उतना ही मुसहर ग्रेजुएट है, उतना ही आदिवासी ग्रेजुएट है, तब आपको एक लगेगा हाँ अब आरक्षण की क्या आवश्यकता। और उतने ही ए क्लास की जो सर्विसेज हैं उनमें उनकी भागीदारी है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनकी भागीदारी है। जिस दिन आप इस देश को ऐसा बना दोगे, आपको जहां आपको लगे, देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक जमाने में जब हमारी दीदी डॉक्टर बनी, उस जमाने में लड़कियों के लिए मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन होता था 20%। 20% लड़कियां नहीं मिलती थी उस जमाने में, रिजर्वेशन हुआ करता था राजस्थान में कम से कम। आज ये स्थिति है कि मेडिकल कॉलेज में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम हैं। अब रिजर्वेशन की क्या जरूरत बची लड़कियों के लिए, है ना। जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि दलित समाज देश में 15% है, 16% है, नौकरी में कहीं 20 हो गया, कहीं 18 हो गया, कहीं 16-14 हो गया, तो बस आप एक नौकरी में, शिक्षा में, प्राइवेट सेक्टर में, लैंड में, उद्योग में अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल चर्चा वो खुद ही नहीं मांगेंगे, फिर करना क्यों मांगेंगे। तो ये तो बिल्कुल प्रश्न ये है कि क्या बैसाखी हटनी चाहिए, क्या प्लास्टर खुलना चाहिए। बिल्कुल खुलना चाहिए साहब प्लास्टर, लेकिन हाथ ठीक हो जाए तब ना। अभी तो हाथ मोड़ा हुआ है, अभी तो समाज में बहुत भेद है। अगर अनुसूचित जाति की सीटें नहीं हो रिजर्व तो किसी को जीत नहीं ना दें। अभी तो मानसिकता ऐसी बनी हुई है जो, तो इसलिए राहुल गांधी ने 100% सही बात कही। और ये तो बिल्कुल मतलब दुष्ट बुद्धि है नैरेटिव सेट ये जो है जानते हुए। देखिए एक ये है कि आपकी बात को मैं समझा नहीं, मैंने आप पे आरोप जड़ दिया। दूसरा, मुझे 100% पता है कि महेश वैद क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं इनके शब्द को अगर 15 सेकंड काट के मैं यूं पेश कर दूं तो महेश वैद जो हैं वो बिल्कुल हरियाणा के दुश्मन नजर आएंगे। चलो करो ये काम। तो ये बिल्कुल बदमाशी और दुष्ट बुद्धि। जैसे वो आलू से सोना बनाने वाला कह दिया था ना, मोदी का बयान काट, मोदी के बयान था वो, उसको उन्होंने राहुल गांधी का बयान बना के दिखा दिया। तो इस तरह की दुष्ट बुद्धि के जो काम है वो अब चलेंगे नहीं। जनता मतलब इन चीजों को पकड़ गई है। बीजेपी के बारे में कोई झूठा आरोप लगा दे आरक्षण का तो वो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि मन से ये इसके साथ नहीं है। कांग्रेस पे चलता नहीं है। जिस पार्टी का मुखिया दलित हो उस पार्टी के बारे में आरोप लगाना बड़ा मुश्किल है। योगेंद्र जी, अब हम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में परिवारवाद पर ज्यादा मुखर थी, टिकटें नहीं दी गई। यहाँ से भी राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। 2019 में ऐसा ही हुआ और 2024 में आते आते भारतीय जनता पार्टी समझौते करती दिखाई देती है। कर्नाटक में तो पहले कर ही लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? इंद्रजीत की बेटी भी चुनाव मैदान में, दूसरे नेताओं के बेटा बेटी भी चुनाव मैदान में। दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है जी, हकीकत में बदलाव है। इनको कोई किसी परिवारवाद से कभी कोई समस्या नहीं थी। इनके परिवार थे नहीं, अब इनके परिवार ऊपर आने लग गए हैं। जब इनके सब छुरा छुरी दिखने लग गए हैं तो सब जगह टिकट दे रहे हैं। दिल्ली में नहीं दिया। हाँ, मैं बता, दिल्ली में हर तरफ मतलब आज की तारीख में बीजेपी ने 2 काम किए हैं। एक तो इन्होंने कांग्रेस के परिवारों को ले लिया, चाहे वो सिंधिया परिवार हो, चाहे वो राव इंद्रजीत परिवार हो, जितने भी परिवारों को इन्होंने ले लिया और परिवारों की वही रवायत कायम रखी है जो कि इनकी कांग्रेस में हुआ करती थी। दूसरा, बीजेपी के परिवार आने शुरू हो गए, इनके नेताओं के बच्चा बच्ची अब आने शुरू हो गए हैं। देखिए बीजेपी किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के बाद 15-20 साल लगते हैं इस तरह के सड़ांध में पहुंचने के। अब बीजेपी उस सड़ांध में आ गई है। ये चीज़ें कांग्रेस के साथ 1970-80 में होनी शुरू हो गई थी। जो कांग्रेस के साथ 1970-80 में होना शुरू हुआ वो बीजेपी के साथ अब होना शुरू हो गया है। एग्जैक्टली वही चीज़ है। कोई इनमें क्षमता नहीं है, कोई खड़ा होकर नहीं बोल सकता। क्या बीजेपी नियम बना सकती है कि किसी नेता के लड़का लड़की को, उसकी बहू को हम टिकट नहीं देंगे? बड़ा
उछल उछल के कहा था 75 साल के बाद रिटायर कर देंगे, जब दूसरों को रिटायर करना था तो अच्छा प्रधानमंत्री लागू करेंगे इसको, खुद की बारी आई तो जो है लागू करेंगे। तो ये बिल्कुल मर्यादा विहीन बात। हो सकता है मोदी जी झोला उठा करके चल दें उस दिन जिस दिन वो 75 का फार्मूला आएगा। इंतजार नहीं करना चाहिए हमें टिप्पणी से पहले। आपकी सदाशयता पे मुझे बहुत खुशी है। मुझे लग रहा है वैसे बातें कई बार चलती है बीच बीच में। वो उनके झोले के साथ कई तार अटके हुए हैं। वो झोला सिर्फ उनका झोला नहीं है, उसके तार अडानी तक जाते हैं उस झोले के। तो वो तो झोला उठा लेंगे, लेकिन वो जिसका तार बंधा हुआ है ना, वो उस झोले को इधर उधर होने नहीं देंगे। ये लाखों करोड़ों रुपए का खेल है। ये जो अडानी एम्पायर है, किसका पैसा है, कैसे लगा है, जांच होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए, तब पता लगेगा झोले में क्या कुछ है। उसका पूरा रहस्य उस दिन सामने आएगा। चलिए अब हरियाणा की राजनीति का कंक्लूजन जो हम करते हैं, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कोई संख्या आपसे पूछी जाए कि हरियाणा, कोई संख्या आप स्टीक जो है अनुमान बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं करूंगा भाई साहब, क्योंकि मैंने कान पकड़ लिए थे लोकसभा चुनाव के बाद। सच बात यह है कि मैंने 2012 में कहा था कि अब मैं चुनावी भविष्यवाणियां नहीं करूंगा। उसके बाद लेकिन भविष्यवाणी तो लगभग आपकी आ ही जाती है सही। बार मैंने भविष्यवाणी की थी जब आम आदमी पार्टी का चुनाव था और सारा मीडिया कह रहा था 3-4 सीट आएंगी, तो मैंने कहा था नहीं 32 आएंगी। उनको 28 आई थी उस वक्त, है ना, क्योंकि सारा मीडिया झूठ बोलने पे पड़े। तो फिर मुझे लगता है तब योगेंद्र जी जैसे लोगों को उठना पड़ता है। डॉक्टर हो, आपकी सामने सड़क के ऊपर कोई मरीज तड़प रहा है और डॉक्टर खड़े हैं, कुछ करना नहीं चाहते, तो फिर आप अपना पेन आ जाओगे ना कुछ करने के लिए। जमीर जाग। दूसरी बार मुझे करना पड़ा इस लोकसभा चुनाव में, जहां सारे लोग झूठ बोल रहे थे, जानते हुए झूठ बोल रहे थे। तो मुझे कहना पड़ा 240 से 260 के बीच में आएंगी, सारी बातें झूठ हैं। हरियाणा पे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मीडिया जानता है और अब लिख भी रहे हैं कि भाई कांग्रेस आगे है। अब कितने से आगे है, जैसे मैंने कहा ये समय बताएगा। अगर हवा है तो 50-55 आ जाएंगी, आंधी है तो 60-65 आ जाएंगी, और अगर सुनामी है तो 70 पार हो जाएगी। अब इन तीनों में से क्या है, मेरे को ना कोई फर्क पड़ता, ना मेरे कोई रुचि का विषय है, ना मेरा शौक, ना मेरी मजबूरी। अच्छा, अब एक सवाल आपसे सीधे, पिछले साक्षात्कार में हमारी बात हुई थी कि लोकसभा चुनाव 2024 योगेंद्र यादव नहीं लड़ेंगे। आपने डंके की चोट खुलकर कहा था और उसके बाद इतनी अफवाह भी चलती रही। अभी हाँ चलती रही। अभी हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि भविष्य का क्या रोड मैप है। अभी तो चुनाव हुआ है 2024 का, हम भविष्य में योगेंद्र यादव को चुनावी राजनीति में कब देखेंगे? क्या आपसे तैयारी शुरू हो जाएगी? देखिए, पहले जैसे मैंने बताया, लोकसभा चुनाव के टाइम खूब अफवाह चली, गुड़गांव की सीट इसलिए रोक रखी है, योगेंद्र यादव ने दावा कि, मैंने आपको फोन करके बोला था भाई साहब बिल्कुल बेकार की बातें चल रही हैं, एक पैसा का इसमें सच नहीं। मेरे को कोई, हमने एक वीडियो डाला भी था बना करके कि नहीं लड़ेंगे, कि मुझे एक धेले की रुचि नहीं है इसमें। इस विधानसभा चुनाव में अगर ये हमें करना होता कि कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ना कहते कि 5 सीट हमारे को दे दो, 4 सीट हमारे को दे दो। हमने वो काम नहीं किया। एक चीज तो हमने सुनी है कि 1-2 सीटें हरियाणा में इंपॉर्टेंट सीटें योगेंद्र यादव के कहने से राहुल गांधी ने दी है, इस तरह की बातें आ रही है ना भाई। सभी तो चलती रहती हैं दिन रात। जैसे मैंने कहा, लोकसभा चुनाव के टाइम अफवाह थी। अफवाह, राजनीति का मतलब है अफवाह का बाजार गर्म रहता है, वो तमाम चीजें। राहुल गांधी से दोस्ती की वजह से लोग कह देते होंगे, सब वो फोटो देख लेते हैं और वो फोटो आती है कि उनके कान में कुछ बात कर रहे हैं, ये नहीं होता ये बात क्या हो रही है। मैं टिकटों के बारे में बात नहीं करता भाई, मैं नीतियों के बारे में बात करता हूँ। इस देश की क्या नीति होनी चाहिए और इस देश को बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए दीर्घ काल में क्या करना चाहिए, उसमें मैं बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ। इसमें कोई छुपी हुई बात क्या, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए। यही बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है आने वाले कुछ सालों में। मैं अपना काम जो देखता हूं, मैं अपना और मेरे जैसे तमाम लोगों का, कि आज देश बचाने का काम अधूरा है। लोकसभा चुनाव में एक झटका लगा है, लेकिन अभी केंद्रीय सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं जो कि देश का, संविधान का, लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू हैं जो लोग। इसलिए दीर्घ काल में मेरे जैसे लोगों का काम है एक व्यापक शक्ति बनाना, सिर्फ पार्टी नहीं। देखिए, बीजेपी एक पार्टी है, उसके इर्द गिर्द पूरा संघ परिवार है। इधर ऑपोजिशन पार्टी तो है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं है। उसके इर्द गिर्द मजबूत घेरा तैयार करना, एक बड़ा घेरा तैयार करना जो कि इस देश को बचाने की लंबी वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई को पुख्ता करे। मैं अपनी भूमिका ये देखता हूँ। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं,
निकट भविष्य में इन चारों राज्यों के चुनाव परिणाम का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? योगेंद्र यादव क्या सोचते हैं? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूँ। अगर चारों का परिणाम मोटे तौर पे वही रहता है जो कि लोकसभा में था, तो लोग कहेंगे बीजेपी डाउन ही चल रही है। अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस जैसी लोकसभा में थी उससे बेहतर हो जाती है, तो लोग कहेंगे भाई लोकसभा तो अपवाद था, बीजेपी फिर मजबूत है। और अगर लोकसभा चुनाव से ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस होती है, जैसे हरियाणा में लग रहा है कि होगी, तो लोग कहेंगे भैया ये तो सितारा इनका डूब रहा है, डूबता हुआ जहाज है। इतना तो असर पड़ेगा। महाराष्ट्र का ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई शामिल है और मुंबई को कंट्रोल करना इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है, तो वो सब भी है। मुझे अभी नहीं लगता कि उससे केंद्र सरकार हिल जाएगी। इनकी साख पे बट्टा लगेगा अगर गिरते हुए दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर हलचल बढ़ जाएगी। लेकिन मैं अभी भी अगले साल बिहार के चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। अगर उस चुनाव में एनडीए हार गया, लोकसभा में जीते हैं वो, और अगर बिहार में हार गए, जीत जो है वो हार में बदल गई, वो भी बिहार में बदल गई, तो फिर लोग कहेंगे लो जी अब तो उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई। वहां तक इंतजार करना चाहिए। आपने योगेंद्र यादव जी की बातें सुनी, हरियाणा की राजनीति पर, देश की राजनीति पर विस्तार से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने समय दिया योगेंद्र जी। एनजेपी परिवार आपका फिर से धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।